नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से नवंबर 2025 का पहला हफ्ता काफ़ी हलचल भरा रहा। आज हम इन्हीं कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं और डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनके अलग-अलग पहलुओं को समझें और परीक्षा के लिए इनकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी गौर करें। तो आज हम कानूनी सेवाओं पर बात करेंगे, राज्य पुनर्गठन पर भी, स्पेस टेक में भारत की जो नई छलांग है उस पर, और हाँ, चिकित्सा पद्धतियों में एक बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमी, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण, ये सब कवर करेंगे। और इन विषयों पर एक गहरी समझ बनाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अहम बातों का विश्लेषण। शुरुआत करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ये दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 उसके लागू होने की याद दिलाता है। एक्ट तो खैर 1987 में बना, पर लागू हुआ 9 नवंबर 1995 को, और इसी दिन NALSA यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसकी स्थापना हुई। और 2025 में तो 30वीं सालगिरह है इसकी। इस साल की थीम भी है सभी के लिए न्याय, कानूनी सहायता के परिप्रेक्ष्य से। काफी अहम थीम है ये। जी हाँ, बिल्कुल। नेल्सा की स्थापना सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत में आप समझिए न्याय तक सबकी समान पहुंच, उसको सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये सीधे सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A से जुड़ा है, जो मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। हाँ, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। और इसके काम का असर वो आंकड़ों में भी दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। आप देखिए, सिर्फ 2022 से 2025 के बीच करीब 44.22 लाख नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता मिली है। 44 लाख काफी बड़ा नंबर है। जी। और लोक अदालतों को देखिए, उनके जरिए 23.58 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए। 23 करोड़? हाँ, ये दिखाता है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कितना कारगर हो सकता है। फिर दिशा योजना है, उससे करीब 2.10 करोड़ लोग जुड़े हैं। हाँ। और एक और चीज, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS, ये 668 जिलों में काम कर रही है, खासकर क्रिमिनल केसेस में मदद के लिए। ये सब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस मतलब GS पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। अच्छा, 9 नवंबर का एक और महत्व है, उत्तराखंड स्थापना दिवस। 9 नवंबर 2000, इसी दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। और इस साल 2025 में 25वीं सालगिरह, रजत जयंती। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआत में नाम उत्तरांचल रहा, जो फिर 2007 में उत्तराखंड हुआ। परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य: राजधानी देहरादून, प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। और इकोनॉमी मुख्य रूप से पर्यटन, हाइड्रो पावर, बागवानी पर आधारित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यही है। जी, उत्तराखंड का बनना ये भारत के संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं, भौगोलिक चुनौतियों और जो अलग सांस्कृतिक पहचान होती है, उनको ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। हाँ, मतलब पहाड़ी इलाकों की जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल, उनकी अपनी प्रशासनिक दिक्कतें थी, जरूरतें थी, जिन्हें शायद बड़े उत्तर प्रदेश में उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी GS पेपर 1 और फेडरलिज्म, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन GS पेपर 2 दोनों के लिए प्रासंगिक है। ये समझने के लिए कि राज्य कैसे बनते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है। बिल्कुल। चलिए अब पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया का। इस हफ्ते तो इसरो ने वाकई कमाल कर दिया। 2 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन। भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03, जिसे GSAT-7R भी कहते हैं, उसे LVM-3M5 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इस रॉकेट को तो अब सब बाहुबली कहने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल, बाहुबली रॉकेट। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ। सैटेलाइट का वजन है 4410 किलोग्राम। GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है।
ये खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए सिक्योर और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन देगा। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए, पहली बार इसरो ने 4000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट को भारत की धरती से GTO में लॉन्च किया है। हाँ, क्योंकि पहले तो हमें बाहर भेजना पड़ता था, है ना, जैसे GSAT-11, GSAT-20। जी बिल्कुल। पहले हमें इतने भारी सैटेलाइट्स के लिए एरियन स्पेस या स्पेसएक्स जैसी विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और LVM-3 रॉकेट की विश्वसनीयता भी साबित हुई है। चंद्रयान-2, चंद्रयान-3। हाँ, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन इसी ने अंजाम दिए हैं। ये अब ISRO का सबसे भरोसेमंद हेवी लिफ्ट व्हीकल बन गया है। इसका मतलब है कि अब हम अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए भारी उपग्रहों को खुद ही लॉन्च कर सकते हैं। ये साइंस एंड टेक, GS पेपर 3 और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता GS पेपर 2 दोनों के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अंतरिक्ष में एक और बड़ी खबर, 7 नवंबर को निसार सैटेलाइट ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये भारत अमेरिका सहयोग का भी एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, इसकी खासियत है डुअल रडार सिस्टम, L बैंड नासा का, S बैंड ISRO का। इसे 30 जुलाई 2025 को GSLV से लॉन्च किया गया था और ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है। जी, और इसकी क्षमताएं तो अद्भुत है। सोचिए, L बैंड रडार जो है वो घने जंगलों के नीचे भी देख सकता है, जमीन में कितनी नमी है ये बता सकता है, बायोमास का अंदाजा लगा सकता है। अच्छा, और जो S बैंड है वो वनस्पति के पैटर्न, बर्फ में नमी, इन सब की निगरानी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, यहाँ तक कि बादलों के पार भी देख सकता है। अरे वाह! और ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। 12 दिन में पूरी पृथ्वी? इसका मतलब है कि पृथ्वी पर होने वाले बहुत छोटे छोटे बदलावों पर भी नजर रखी जा सकेगी। एकदम सही। ये भारत को ग्लोबल रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक अहम खिलाड़ी बना देता है। इससे जो डेटा मिलेगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे भूकंप, भूस्खलन की पूर्व चेतावनी, क्लाइमेट चेंज की निगरानी के लिए, जैसे ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर कैसे बढ़ रहा है, कृषि के लिए भी। और साथ ही ये इंडिया US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करता है। ये GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तकनीकी बात चली रही है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री ने एस्टिक 2025 सम्मेलन में भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 लॉन्च की। इसे इम्यूनो एक्ट, जो IT बॉम्बे की स्टार्टअप है, उसने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ मिलकर विकसित किया है। सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग, DBT और BIRAC का भी इसमें सहयोग रहा है। और ये थेरेपी B सेल यूकेमिया और B सेल लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में कारगर बताई जा रही है, खासकर उन मामलों में जहां कीमो काम नहीं करती। हाँ, कार टी सेल थेरेपी को कैंसर के इलाज में क्रांति की तरह देखा जा रहा है। ये बहुत ही एडवांस तकनीक है। इसमें होता क्या है कि मरीज के शरीर से टी सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, उन्हें निकाला जाता है। फिर लैब में इन टी सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि कैंसर सेल्स को कैसे पहचानना है और उन पर हमला कैसे करना है। अच्छा, उन्हें ट्रेन किया जाता है एक तरह से। बिल्कुल। फिर इन ट्रेन्ड सेल्स की संख्या लैब में बढ़ाई जाती है और फिर वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये तो एकदम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गई, हर मरीज के लिए अलग। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये पर्सनलाइज्ड है, टारगेटेड है, सिर्फ कैंसर सेल्स पर असर करती है। रिकवरी भी कीमोथेरेपी की तुलना में तेज हो सकती है। और क्योंकि ये भारत में बनी है तो उम्मीद है कि ये विदेशों से आने वाली ऐसी थेरेपी से काफी सस्ती होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर लागत के लिहाज से। जी, टाटा मेमोरियल सेंटर में इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और इसे 2023 में ही CDSCO से मंजूरी मिल गई थी। ये उपलब्धि भारत को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में लाती है जो ऐसी एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपी विकसित कर सकते हैं। ये ग्लोबल साउथ के लिए हेल्थ इनोवेशन का एक बड़ा उदाहरण है। GS पेपर 3 हेल्थ, बायोटेक और GS पेपर 2 गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा प्रस्तावित है। वहां कुछ बड़ी हाइड्रो पावर और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन हो सकता है। जी, ये भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक और उदाहरण है।
भूटान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत खास रहे हैं। ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी यानी रेलवे, ये दोनों ही हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और अपने पड़ोसियों के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है। जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी। रक्षा कूटनीति में भी एक अहम डेवलपमेंट है। भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करेगा। निलन, हाँ, ये एक बड़ा मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो हर 2 साल में होता है। इसमें कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। फोकस होता है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उनको देखते हुए ये अभ्यास आपसी विश्वास बनाने और भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो ब्रिक्स देशों की एक पहल है ब्रिक्स पे। 2024 के कजान समिट में इसकी घोषणा हुई थी और इस पर काम चल रहा है। हाँ, ब्रिक्स पे असल में ये सदस्य देशों के बीच व्यापार और लेन देन को आसान बनाने के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश है। लेकिन इसका एक बड़ा रणनीतिक मकसद भी है। वो है अमेरिका केंद्रित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता कम करना। स्विफ्ट, हाँ, वो बैंकों के बीच इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम। जी, तो ब्रिक्स पे को डी-डॉलराइजेशन की दिशा में एक कदम की तरह देखा जा सकता है। ये एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था बनाने और सदस्य देशों को अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे लागू करना शायद आसान न हो। चुनौतियां तो हैं ही, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, सभी देशों की सहमति, ये सब देखना होगा। लेकिन ये पहल अपने आप में महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल इकोनॉमी। कृषि निर्यात से भी एक अच्छी खबर आई। एपीडा ने कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स एफआरके का पहला कंसाइनमेंट भेजा है, 12 मीट्रिक टन। जी, ये प्रधानमंत्री के कुपोषण मुक्त भारत मिशन और पोषण अभियान से जुड़ा हुआ है। एफआरके यानी फोर्टिफाइड चावल, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसका एक्सपोर्ट होना ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ अपनी पोषण सुरक्षा पर काम कर रहा है, बल्कि ग्लोबल न्यूट्रिशन में भी योगदान दे रहा है। और एक कल्चरल फ्रंट पर अच्छी खबर, लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला का रचनात्मक शहर नामित किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार खबर है। लखनऊ अपनी नवाबी और अवधी क्विजीन के लिए तो मशहूर है ही। ये पहला भारतीय शहर है जिसे पाक कला के लिए ये सम्मान मिला है। इससे न सिर्फ लखनऊ की कल्चरल हेरिटेज को पहचान मिलेगी, बल्कि टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अब पर्यावरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कुछ खबरों पर आते हैं। पर्यावरण संरक्षण में एक अहम कदम, भारत ने महुआ डांड में देश का पहला समर्पित भेड़िया अभयारण्य वुल्फ सेंचुरी घोषित किया है। ये शायद मध्य भारत का इलाका है। जी, ये वन्यजीव संरक्षण के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। इंडियन वुल्फ एक महत्वपूर्ण शिकारी प्रजाति है जो इकोसिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है। ये सैंक्चुरी न सिर्फ भेड़ियों की आबादी को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, बल्कि उस पूरे इलाके की बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाएगी। और हाँ, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी ये सहायक होगी। जी, ये जीएस पेपर 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड्स के संरक्षण में भी प्रगति हुई है। बिहार की गोगाबील झील, इसे भारत की 94वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। जी, रामसर कन्वेंशन। ये वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वेटलैंड्स बहुत जरूरी होते हैं। ये पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और अनगिनत जीवों, खासकर पक्षियों के लिए घर होते हैं। गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने से इसके संरक्षण के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय बल मिलेगा और भारत का जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स का नेटवर्क है वो और मजबूत होगा। सामाजिक कल्याण की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये वाकई एक बहुत ही सराहनीय और प्रगतिशील कदम है। ये सिर्फ महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाता है, बल्कि ये जेंडर इक्वालिटी और ट्रांसजेंडर इंक्लूजन को भी बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि कैसे वेलफेयर स्कीम्स सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक जरिया बन सकती है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एक पहल हुई है।
श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के स्थापना दिवस पर कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की। जी, इसका सीधा मकसद है ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के दायरे में लाना। अक्सर होता यह है कि छोटे संस्थानों में या जो थोड़े असंगठित क्षेत्र के करीब काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। इस योजना के तहत एम्प्लॉयर्स को 6 महीने का समय दिया गया है कि वो अपने उन कर्मचारियों को रजिस्टर करें जो अभी तक कवर्ड नहीं है। इससे सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ेगा। और अंत में विज्ञान जगत से एक दुखद खबर भी है। 8 नवंबर को जेम्स डी वॉटसन का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। वो फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता थे। नोबेल पुरस्कार विजेता। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी उनकी भूमिका थी। हाँ, वॉटसन की वैज्ञानिक विरासत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। डीएनए की संरचना की खोज ने तो बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस सब कुछ बदल कर रख दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी मानव इतिहास की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। हालांकि ये भी सच है कि बाद के सालों में उनके कुछ बयान काफ़ी विवादास्पद रहे और उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। तो किसी भी शख्सियत का मूल्यांकन करते समय उनके काम और उनके विचारों दोनों पहलुओं पर गौर करना जरूरी होता है। सही कहा। इस हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण दिवस भी थे जिन पर एक नज़र डाल देनी चाहिए। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर और युद्ध व सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता भारत की अपनी तकनीक मतलब स्वदेशी प्रौद्योगिकी, चाहे वो स्पेस हो या हेल्थ, उसमें तरक्की का गवाह रहा। सामाजिक न्याय और समावेश पर जोर दिखा, कानूनी मदद हो या दिल्ली की बस योजना, पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश दिखी, पर्यावरण बचाने के कदम दिखे और अर्थव्यवस्था से जुड़ी भी अहम पहलें हुई। हाँ, सब कुछ बड़े ट्रेंड्स या पैटर्न्स नजर आते हैं। पहला, आत्मनिर्भर भारत का विचार। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इसरो की कामयाबी या नेक्सकार 19 जैसी थेरेपी में जमीन पर दिख रहा है। दूसरा, भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, चाहे वो ब्रिक्स पे जैसी पहल हो या रामसर साइट्स का विस्तार। तीसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ पर लगातार फोकस है। गरीबों के लिए कानूनी मदद, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए परिवहन, कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी। और चौथा, टेक्नोलॉजी। ये हर क्षेत्र में स्पेस, हेल्थ, गवर्नेंस सब जगह इसकी भूमिका बढ़ रही है। सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए ये जरूरी है कि वो इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच के जो कनेक्शंस हैं, जो अंतर संबंध हैं, उनको समझें। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में। जिस तरह से भारत एक तरफ अपनी स्वदेशी क्षमताएं बढ़ा रहा है, पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, तो इन दोनों के बीच यानी क्षेत्रीय जरूरतों और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस कैसे साधा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। इस पूरी चर्चा और इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी। जिन कनेक्शंस की हमने बात की और जो सवाल आखिर में उठाया, उस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी मुद्दों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।